Assalamu alaikum. This is Hafsa Wahid. We have been solving some past paper questions from Physics 9702 from first 5 chapters. In this video, we'll be solving question 31 onward. Let's get started. First of all, they say a sample of gas has a mass of 4.8 microgram, that is 4.8 exponent minus 6 grams, right? And it occupies a volume of 1.2 cubic decimeter. It is 1.2 cubic decimeter, but right here we see in the option that mass is in kilograms and the volume is in cubic meter. So what we can do is gram को kilogram में कैसे convert करते हैं? We divide it with 1000, right? So I should be writing 4.8 exponent minus 9 kilograms. ठीक? And यहाँ पे we have mass in cubic meter. How do we convert cubic decimeter into cubic meter, right? जैसे हम कहते हैं centi is 10 की power minus 2, right? Deci is 10 की power minus 1. So I'll be writing 1.2 के बाद it is 1 decimeter को 1 मीटर में लेके जाने के लिए I'll write 10 की power minus 1. But do you see a cube here? राइट सो मैं ये काम 3 बार करूंगी आई राइट 10 की पावर minus 1 के ऊपर क्यूब राइट this right here you'll write 1.2 10 की power minus 3. So now that we have volume in cubic meter, mass in kilograms, we can calculate density in kilogram per cubic meter. All we have to do is divide the mass and volume. Put these values in your calculator and you'll get the final answer as this one, that is option number C here, 4 exponent minus 6. Then we have a question, आपसे कह रहे हैं एक बॉल है जिसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है आपने इस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया राइट 3 सेकंड के बाद आप बताएं कि ग्राउंड से इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है सी आपने इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया था इस बार रिलीज नहीं किया तो वेलोसिटी इज नॉट जीरो यू हैव थ्रोन इट वर्टिकली अपवर्ड सो यू हैव प्रोवाइडेड इट विद अ सर्टेन वेलोसिटी दैट इज 20. टाइम के साथ वो वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है बिकॉज आइडिया ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम अर्थ जा रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से डिसेलरेशन की वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होती जाएगी फाइनली इट विल रीच द मैक्सिमम हाइट उस पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम जीरो हो जाएगी देन इट वुड चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपवर्ड मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद अब डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगी राइट सो See, अब डाउनवर्ड मोशन की वजह से वेलोसिटी वुड स्टार्ट इंक्रीजिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन राइट आपसे इन्होंने कहा है डिस्प्लेसमेंट निकालें हमें पता है स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया गिव्स अस डिस्टेंस बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट तो मैं डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लूंगी तो मैं ये वाला एरिया निकाल लूं और मैं ये वाला एरिया भी निकाल लूं राइट बट हमें पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट में कैसे निकालूंगी जब मैं इस एरिया में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये मुझे बताएगा बिकॉज 3 सेकेंड बाद इट इज क्लियर फ्रॉम दिस ग्राफ के ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर नहीं पहुंचा यहाँ किसी सर्टन हाइट पर मौजूद है तो मुझे बताना है इस पॉइंट पर ग्राउंड से ये कितना दूर है राइट यानी इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है सो लेट्स जस्ट डू दिस लुक्स लाइक अ ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हाफ हाइट 20 minus 0 base 2 minus 0 this gives us 20 meters इस ट्राइंगल के लिए यही सेम काम करें it is half height is 10 minus 0 that is 10 नेगेटिव साइन खाली ऑपोजिट वेलोसिटी को शो कर रहा है राइट एंड देन द बेस ऑफ ट्राइंगल व्हिच इज 3 minus 2 it is 1 you will write 5 meters here right so इसका मतलब है इसने 20 meters upward distance travel किया and then 5 meters downward distance travel किया so अब अर्थ से इसकी सेपरेशन कितनी इन्होंने सेपरेशन फ्रॉम ग्राउंड पूछा है right if this is 20 this is 5 then this must be 15 meters देन एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं एक बॉल हैविंग मास m वाज ट्रैवलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल फ्लोर को इसने हिट किया एट स्पीड u and then it rebounds vertically upward with a speed
v, कोलिजन जो इसने ग्राउंड के साथ दिया उसमें टोटल टाइम लगा डेल्टा t। आप मुझे बताएं रिजल्टेंट फोर्स क्या है। फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम and momentum is nothing but mass into velocity, right? So आप क्या लिखेंगे? You should be writing final momentum minus initial momentum. Final momentum would be mass into final velocity minus mass into initial velocity divided by the time. Clear? Initially the ball was moving downward and then finally it rebounded upward. See, velocity is a vector physical quantity. हम इसमें direction का concept ignore नहीं कर सकते. When it is moving downward, we need to assign its direction a sign. Generally डाउनवर्ड मोशन के लिए वी गो विद नेगेटिव साइन एंड जाहिर है फिर अपवर्ड का इससे ऑपोजिट होना चाहिए। इसका मतलब है फिर अपवर्ड मोशन को वील असाइन पॉजिटिव साइन। यानी इवन देव व्हेन देव सेड के डाउनवर्ड जब वो मूव कर रहा था इसकी वेलोसिटी वाज u, जब मैं अपने फार्मूला में रखूंगी इनिशियल वेलोसिटी आई विल नॉट टेक इट u, आई विल टेक इट माइनस u, and final velocity, that is velocity after collision, that is velocity when the object is moving upward, it is v, I'll take it positive v, right? Does not makes any difference in the case of positive, but just to follow the conventions. अब यहाँ पर रखें mass as it is आ गया, final velocity is plus v minus mass initial velocity which is minus u divided by this time. Just balance this, minus into minus will give you plus, it is mu divided by t. See, option D is the correct option here. And collision में जाहिर है बॉल पर upward force लगी है. Then we have a question here. आपसे कह रहे हैं एक बॉल जिसका मास है m, it is moving at a velocity v, then it collides with a stationary ball जिसका अपना मास है 2m. This is थोड़ा सा lengthy question. इसको फिलहाल छोड़ते हैं, आगे एक आध क्वेश्चन देख कर आते हैं फिर करते हैं। आपसे कह रहे हैं एक सबमरीन है जिसमें जो है वाटर फिल्ड है। अब थ्रस्ट फोर्स किसकी वजह से होता है? थियरी में हम पढ़ चुके हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर सबमर्ज होता है तो उसके टॉप पर कुछ प्रेशर लग रहा होता है विच डिपेंड्स ऑन नीचे कितनी हाइट है लिक्विड की, एंड सी यानी बॉटम पर कुछ प्रेशर लग रहा होता है एंड ऐसे ही टॉप पर भी कुछ प्रेशर लग रहा होता है विच डिपेंड्स के टॉप से नीचे कितनी हाइट है लिक्विड की, राइट? इन दोनों प्रेशर के दरमियान में जो डिफरेंस होता है वो अब थ्रस्ट फोर्स का रीजन होता है। सी, करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। देन चलें पहले किनेटिक एनर्जी वाला ही कर लेते हैं फिर चलते हैं, बिकॉज लेट्स जस्ट कॉपी दिस क्वेश्चन यहाँ से। Okay, so we have a question here. So initially we have two balls, right? Ball 1 has mass m and ball 2 has mass 2m. Then ball with mass m was initially moving with the velocity v, and the ball 2 was initially stationary. So I'll write u2 is 0. Then after the collision they are saying that they are moving with the same velocity. This same velocity of course is so far unknown. Let's call it v1, which is equal to v2 because after the velocity these two balls stick together, right? So we'll write this x because बहुत सारे v already हो गए, ठीक है? This is the x final velocity. अब हमसे कह रहे हैं what fraction of initial kinetic energy was lost on impact. लॉस इन किनेटिक एनर्जी निकालना है, राइट? कोलिजन से कुछ ना कुछ एनर्जी लूज हुई होगी, सो लॉस इन किनेटिक एनर्जी कैसे आएगा? किनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन माइनस किनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। ये सिंपली दोनों का डिफरेंस ले लें, डिपेंडिंग ऑन कौन सी वैल्यू ग्रेटर है उसमें से माइनस कर दें स्मॉलर वैल्यू, राइट? अब बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन हम एनर्जी पहले निकालेंगे और फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे। एनर्जी बिफोर कोलिजन कैसे आएगी? किनेटिक एनर्जी ऑफ ball 1
before collision, यानी initial kinetic energy of ball 1 plus initial kinetic energy of ball 2. This would give us initial kinetic energy for your system, right? That is total initial kinetic energy. ठीक, ball 1 के लिए I'll write half mass of ball 1, which is m, initial velocity of ball 1, which is v, plus ball 2 के लिए क्या लिखूं, उसकी velocity is 2m, mass is 2m, but उसकी velocity is 0. So this gives us 0. जो मेरे पास total kinetic energy आती है, it is half mv square. This is before collision, right? So it is half mv square. How about kinetic energy after collision? Let's just do it here. So kinetic energy after collision is going to be the total final kinetic energy. This would be the sum of final kinetic energy of ball 1 plus final kinetic energy of ball 2. How do we find final kinetic energy of ball? We multiply half with the mass of the ball times the final velocity of ball. Final velocity is so far unknown and we have taken it to be x, right? And ball 2 के लिए final velocity is still unknown, same है जो 1 की थी, that is x, but mass of ball 2 is 2 times m, right? Total निकालने, this would give you half mx square and this would give you half this 2mx square, right? So this 2 gets cancelled with this 2 here. Just add them up. You have 1 mx square plus half mx square. This gives you 3 by 2 mx square. See, we have a problem here. ये जो मेरे पास फाइनल किनेटिक एनर्जी है, इसमें दिस x is समथिंग जो मुझे नहीं पता, मुझे पता होना चाहिए, बिकॉज अगर मुझे लॉस इन किनेटिक एनर्जी फ्रैक्शन में चाहिए तो इनिशियल किनेटिक एनर्जी अगर मेरे पास mv स्क्वायर के टर्म्स में है तो फाइनल भी इसी के टर्म्स में आनी चाहिए, तभी I'd be able to find the fraction, right? So ये x मेरे पास प्रॉब्लमेटिक है, मुझे इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए. इस x को फाइंड आउट करने के लिए आप सी कोलिजन की बात हो रही है ना, तो कोलिजन में तो हम कहते हैं अगर इलास्टिक कोलिजन है तो किनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए, राइट? लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने बताया है कि किनेटिक एनर्जी लूज हुई है, इसका मतलब है कम से कम कोलिजन इलास्टिक तो नहीं है. कोलिजन इलास्टिक ना भी हो, किनेटिक एनर्जी सेम ना भी रहे, मोमेंटम सेम रहता है इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों कोलिजन्स में. यहाँ पर ये वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आप मोमेंटम की कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, राइट? मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है? मोमेंटम ऑफ योर सिस्टम बिफोर कोलिजन should equal the momentum of your system after collision, right? How would you write momentum का काम? चले नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं. How do you find momentum before collision, that is initial momentum, and final momentum, that is after collision? Initial is the initial momentum of ball 1, initial momentum of ball 2. Final momentum of ball 1, final momentum of ball 2. Initial momentum of ball 1 would be mass of ball 1 times the velocity with which the ball 1 was moving, right? It was v. Ball 2 के लिए mass of ball 2, velocity with which ball 2 was initially moving, which was at rest, 0. Mass of ball 1 with the final velocity, which is unknown. Mass of ball 2 with the final velocity, which is the same and is also unknown, right? So this goes to 0. You'll write mv equal 1 times mx plus 2 times mx. So this gives you mv equals 3 times mx. M gets cancelled with m. You'll write x is equals to v divided by 3. यानी बॉल्स की वेलोसिटी पिछले के मुकाबले में 3 times कम हो गई है, राइट? नाउ दैट यू नो x की वैल्यू, किनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारे पास आ रही थी हाफ mv स्क्वायर. किनेटिक एनर्जी फाइनल को अब जरा हम रीराइट कर सकते हैं. पहले हमने उसको लिखा है 3/2 mx स्क्वायर, अब हम लिख सकते हैं 3/2 m. x की जगह लेट्स राइट v/3 का स्क्वायर, and we can simplify it to be v का स्क्वायर is v square and 3 square is 9. Simplify कर दें थोड़ा सा, this one you'll get final kinetic energy to be
हाफ एज इट इज रखें, m v square by 3. See, this right here is the final kinetic energy and this right here is the initial kinetic energy. Change in kinetic energy कैसे आएगा? इन दोनों के difference से. Half mv square minus half m v square by 3. यहाँ से half m and v square को तो चले आप common ले लें, अंदर से you are left with 1 minus 1 by 3, which is nothing but 2 by 3. See, the correct option here is 2 by 3. ये देख लिया था. Then let's see this question. ये तो आसान है. वेक्टर का you do this. इसमें हमें पता है ऑब्जेक्ट जब टॉप पर होता है दैट इज एक्स पर. अर्थ से सेपरेशन इसकी बहुत ज्यादा है. इस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है. जैसे जैसे ये डाउनवर्ड आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी किनेटिक में, एंड देन फिर ये अपवर्ड जाएगा तो अब फिर इसकी किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होती जाएगी, राइट. लेकिन जाहिर है ऑब्जेक्ट सरफेस के साथ भी कांटेक्ट में है तो कुछ ना कुछ जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में भी डिसिपेट हो रही होगी, बिकॉज टायर्स रोल कर रहे हैं ना ग्राउंड पर, फ्रिक्शन होगी कुछ ना कुछ, तो हीट इफेक्ट है. तो मैं कहूंगी एक्स से वाई तक आने से पोटेंशियल किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, कुछ ना कुछ हीट भी था, एंड देन सेम गोज हियर. फिर आपसे कह रहे हैं गैस को हीट किया गया एक फिक्स प्रेशर पे, पिस्टन जो है वो एक्सपेंड हो गया, कुछ ना कुछ वर्क डन किया गया है, बताएं क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है. प्रेशर इज 2.2 एक्सपोनेंट 5 पास्कल्स एंड जो वर्क डन है इट इज 11 किलो जूल्स एंड हाइट जो पिस्टन ने मूव की इट इज गिवन टू बी 0.50. आपको एरिया कैलकुलेट करना है, राइट. वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मुझे एरिया चाहिए. फोर्स या डिस्प्लेसमेंट को किसी तरह आप एरिया के टर्म्स में लिख सकते हैं. We can write force as the product of pressure and area because pressure is force per unit area. So force की जगह ये लिख दें. Displacement, which is the height जो piston ने मजीद travel की है, it is as it is. Area calculate करना है. Rewrite your equation. Work done divided by pressure into displacement will give you area. Work done is 11 exponent 3, pressure is 2.2 exponent 3, and displacement is 0.50 meters. Put these values in your calculator, you'll get 0.110 raised to the power nothing meters squared. ये मिलेगा आपको, which Zaire is not available in the option. You can go with this one, right? Because you see की representation. एंड देन आपसे कह रहे हैं कि एक एयरक्राफ्ट है, उसकी वेलोसिटी आपको गिवन है, बताएं द रेट एट विच किनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग. सी, फोर्सेस इस पर लग रही हैं बट अपवर्ड और डाउनवर्ड बराबर है, इनका तो कोई इफेक्ट नहीं है. ये राइट और लेफ्ट पे फोर्सेस हैं. किनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? रेट एट विच किनेटिक एनर्जी इज चेंजिंग. Rate of change of kinetic energy is actually the rate of work done, right? Because energy is the form of work done, and the rate of work done is nothing but power, and power is the product of force and velocity. Velocity is to the right. अगर मैं force to the right और left रख लूं तो दोनों को multiply करके power पता चल जाएगी. पीछे we have solved a question जिसमें force right या left मतलब velocity की direction की नहीं थी given, तो हमने resolve करने के लिए बहुत सारी working की थी. यहाँ पे this is not the case. See, राइट पर फोर्स है 500 किलो न्यूटन, लेफ्ट पर इट इज 200 किलो न्यूटन. इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स इज टुवर्ड्स राइट व्हिच इज 300 किलो न्यूटन. So you'll just directly place 300 kilo here. Velocity as it is place करें, you will get 12 megawatts. एक कोई क्वेश्चन स्किप किया था हमने, this one right here. इसको देख लेते हैं and then we'll end this lecture. आपसे कहने एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है जिसका अपना मास है 100 ग्राम. As soon as they've mentioned कि एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इसका मास इसके सेंटर पर नहीं लाई कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं और है. इन्होंने मेंशन कर दिया दिस राइट हियर. एंड हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट जिस पे ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट करता है.
इसका मतलब है इस पॉइंट पर एक फोर्स एक्ट करेगी equal to the weight of object. Mass is given 100 gram, you'll write it 0.1 kilogram. You'll multiply it with 9.81, आपके पास weight आ जाएगा, and weight is nothing but the force of gravity acting at this point. ठीक, तो मुझे पता चल गया कि इतनी फोर्स एक्ट कर रही है। अब आपसे कह रहे हैं कि रॉड इज सपोर्टेड एट द मिड पॉइंट विद द हेल्प ऑफ अ चेन एंड ये इक्विलिब्रियम पे है। एज सून एज दे मेंशनड इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है टॉर्क बराबर होना चाहिए, राइट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सी, तो टॉर्क के लिए तो मुझे फोर्स को पिवट से जो डिस्टेंस होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। दिस राइट हियर इज सर्विंग एज अ पिवट एंड इस पिवट से इस फोर्स का डिस्टेंस क्या है नहीं मालूम फिलहाल, राइट। नेक्स्ट मैं क्या कर सकती हूँ, हाँ मुझे ये पता है कि ये टोटल डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर्स होगा एंड ये टोटल डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर्स होगा बिकॉज रॉड की टोटल लेंथ 50 सेंटीमीटर्स है एंड पिवट एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर है, राइट। लेकिन मुझे अभी ये वाली इंडिविजुअल सेपरेशंस नहीं पता। नेक्स्ट क्या है, आपसे कह रहे हैं एक वेट के एक्सट्रीम, इस रॉड के एक्सट्रीम एंड पर भी वेट हैंग किया गया है, इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ फोर्स होगी वर्टिकली डाउनवर्ड। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वट एवर इज द वेट हैंगिंग हियर। वेट कैसे आता है, मास इनटू ग्रेविटी। मास ग्राम में गिवन है, किलोग्राम में कन्वर्ट करें यू विल गेट दिस एंड ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता चल गया इधर भी एक फोर्स लग रही है। इस बार आपको उस फोर्स का पिवट से डिस्टेंस ऑलरेडी पता है बिकॉज डायरेक्ट एक्सट्रीम एंड पे है और मुझे पता है दिस शुड बी 25 सेंटीमीटर और आई शुड बी राइटिंग 0.25 सेंटीमीटर्स, 25 मीटर्स, राइट। सो अब देखें, ये है ऑब्जेक्ट, ये है इसका मिड पॉइंट जिसको मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन कह रही हूँ। एक फोर्स यहाँ लग रही है डाउनवर्ड, नॉट यहाँ, कहीं इन बिटवीन। एक फोर्स यहाँ कहीं लग रही है डाउनवर्ड और एक यहाँ लग रही है। अब ये क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज, एक्सटेंड करें, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ टर्न करें, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज गोइंग टू बी टॉर्क क्लॉकवाइज। इसको एक्सटेंड करके रोटेट करें पिवट की तरफ, दिस इज गोइंग टू बी एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स बराबर होने चाहिए। तो मैं लिखूंगी टाउ एंटी क्लॉकवाइज शुड इक्वल टाउ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इसकी वजह से है, इसकी आपको फोर्स पता है, इट इज 0.06 इंटू 9.81 एंड इसकी आपको सेपरेशन भी पता है, इट इज 0.25। एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप क्या करेंगे, फोर्स तो आपको पता है 0.1 इंटू 9.81 बट आपको सेपरेशन नहीं पता। ये सेपरेशन है जो आपने इस फॉर्मूला में रखनी है एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस फ्रॉम द फिगर के डी जो सेपरेशन हमें फाइंड आउट करनी है, इट इज नॉट द वन जो अभी हम इस फॉर्मूला में रखने लगे बिकॉज इट इज दिस सेपरेशन। लेट्स कॉल दिस सेपरेशन x here, राइट। सो दिस इज x, इक्वेशन को रीअरेंज करें, दिस इक्वल्स दिस, रीराइट करें, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दिस x की वैल्यू इज गोइंग टू बी 15 सेंटीमीटर और वी कैन से 0.15 मीटर क्योंकि आपने ऑलरेडी इनको मीटर्स में रख लिया। यू विल गेट 0.15 मीटर बट एज आई मेंशनड अर्लियर 0.15 जो इस फॉर्मूला से आ रही है इज ये वाली लेंथ, आपको कौन सी निकालनी है, ये वाली लेंथ। एंड मुझे पता है ये दोनों मिलाकर 25 सेंटीमीटर है। सो इफ आई नो दिस वन टर्न्स आउट टू बी 15 सेंटीमीटर तो दिस मस्ट बी 10 centimeters or we can say 0.1 meters. Correct option is option A. This is all from my side. I hope it made sense to you. If you find any discrepancy, feel free to let me know. And till then, Allah Hafiz.